ओके। जब भी हम कुबरनेटिस की बात करते हैं तो पॉड्स, डिप्लॉयमेंट, सर्विसेज, ये सभी टर्म सुनने को मिलते हैं, राइट? लेकिन सोचो, एक ऐसा कंपोनेंट है जो पर्दे के पीछे छुप कर बैठा है, और अगर वो फेल हो गया तो पूरा सिस्टम, पूरा क्लस्टर कोलैप्स हो जाएगा। पता है कौन? वो है क्लस्टर का दिमाग, ईटीसीडी। तो चलो आज हम इस ब्रेन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो एक नेटवर्क प्रॉब्लम हुई और आपका कुबरनेटिस क्लस्टर बीच से दो हिस्सों में टूट गया। दोनों साइड जिंदा हैं, आराम से काम कर रहे हैं, बस एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अब सोचो क्या होगा। लेफ्ट वाला हिस्सा सोचेगा कि मैं पॉड एक्स को रन करूंगा। राइट वाला हिस्सा सोचेगा नहीं, मैं रन करूंगा। और अगर दोनों ने ही उस पॉड को चला दिया तो हो गया ना केओस। बस यही कंफ्यूजन, यही क्लस्टर की स्प्लिट पर्सनालिटी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए ईटीसीडी बना है। समझ आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? तो ये जो स्प्लिट पर्सनालिटी वाली सिचुएशन है ना, इसका एक काफी ड्रामेटिक टेक्निकल नाम है। सुनने में अजीब लगेगा, पर इसे कहते हैं द स्प्लिट ब्रेन नाइटमेयर। बिल्कुल एक बुरा सपना। और ट्रस्ट मी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के इंजीनियर्स के लिए ये सच में एक नाइटमेयर से कम नहीं है। सिंपली पुट, स्प्लिट ब्रेन तब होता है जब क्लस्टर के नोड्स का आपस में कम्युनिकेशन बंद हो जाता है और वो अकेले इंडिपेंडेंट मिनी क्लस्टर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? डेटा इनकंसिस्टेंसी, या सीधे सीधे कहूं तो डेटा करप्शन। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक प्रोजेक्ट के दो मैनेजर्स हैं, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं और टीम को अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का क्या हाल होगा? बर्बाद हो जाएगा, राइट? बस वही हाल यहाँ क्लस्टर का होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके, तो ये स्प्लिट ब्रेन नाइटमेयर तो समझ आ गया, पर इससे बचें कैसे? इसका सल्यूशन एक बहुत ही एलिगेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं क्वोरम। और इसका पूरा आइडिया डेमोक्रेसी के एक बहुत ही सिंपल रूल पर बेस्ड है। और रूल बहुत सिंपल सा है, मेजॉरिटी विंस। मतलब कोई भी डिसीजन, आई रिपीट, कोई भी डिसीजन तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक उस पर मेजॉरिटी वोट ना हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कमेटी में अगर 5 लोग हैं तो किसी भी प्रपोजल को पास करने के लिए कम से कम 3 लोगों का यस बोलना जरूरी है। सिंपल है। तो चलो इसको टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करते हैं। मेजॉरिटी क्वोरम का मतलब है वो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स जिनका अग्री करना, यानी हाँ बोलना जरूरी है किसी भी ऑपरेशन के लिए। यही वो सेफ्टी लॉक है जो स्प्लिट ब्रेन को होने से रोकता है। इससे होता क्या है कि अगर क्लस्टर 2 हिस्सों में टूट भी गया ना, तो सिर्फ वो हिस्सा डिसीजन ले पाएगा जिसके पास मेजॉरिटी है। माइनॉरिटी वाला पार्टीशन बस चुपचाप बैठा रहेगा। तो अभी क्या सीखा बताओ? क्वोरम का वन लाइनर क्या है? यप, मेजॉरिटी विन। और इसके पीछे जो मैथ है वो तो और भी सिंपल है। फॉर्मूला है n/2 + 1। यहाँ n क्या है? टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द क्लस्टर। तो चलो एक क्विक टेस्ट हो जाए। अगर आपके पास 5 नोड्स का क्लस्टर है तो क्वोरम कितना होगा? सोचो, 5/2 + 1 यानी 2.5 + 1, सो 3। एग्जैक्टली। सिंपल है ना? अब आप एक्टिव हो ना? ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और ये एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, ईटीसी क्लस्टर में हमेशा ऑड नंबर ऑफ नोड्स जैसे 3, 5 या 7 ही क्यों रखे जाते हैं? इवन नंबर्स क्यों नहीं? स्क्रीन पे जो टेबल है उसको ध्यान से देखो। 3 नोड क्लस्टर में क्वोरम है 2, मतलब एक नोड फेल हो सकता है, क्लस्टर चलता रहेगा, ठीक है? अब देखो 4 नोड क्लस्टर को, यहाँ क्वोरम हो गया 3, तो फॉल्ट टॉलरेंस कितनी हुई? अभी भी 1 नोड ही है। सोचो, हमने एक एक्स्ट्रा नोड ऐड किया, पैसा खर्च किया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई, लेकिन रेजिलियंस बिल्कुल नहीं बढ़ी। इसीलिए इवन नंबर ऑफ नोड्स ऐड करना जनरली एक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज माना जाता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना ये? ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि क्वोरम जरूरी है, पर ये रूल, ये मेजॉरिटी वोट एक्चुअली में अप्लाई कैसे होता है? इसके लिए HCD एक बहुत ही फेमस कंसेंसस एल्गोरिथम यूज करता है जिसका नाम है राफ्ट। चलो अब देखते हैं कि राफ्ट काम कैसे करता है। राफ्ट एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट काफी आसान है। किसी भी टाइम पर पूरे क्लस्टर में सिर्फ एक ही लीडर होता है और बाकी सभी नोड्स उसके फॉलोअर्स होते हैं। अब लीडर का काम है सबको रेगुलर हार्टबीट्स भेजते रहना, बेसिकली सबको बताना कि हे आई एम अलाइव एंड इन चार्ज। अगर किसी फॉलोअर को ये हार्टबीट मिलना बंद हो जाती है तो उसके अंदर एक टाइमर टाइम आउट हो जाता है।
वो समझ जाता है कि बॉस लीडर शायद डाउन हो गया। तभी वो फॉलोअर खुद एक कैंडिडेट बन जाता है और इलेक्शन शुरू कर देता है, बाकी सबसे वोट मांगता है और जिससे भी मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वो नया लीडर बन जाता है। इससे ये इंश्योर होता है कि क्लस्टर में हमेशा एक ही बॉस हो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, लीडर तो बन गया, पर अब क्लस्टर में डेटा यानी कोई चेंज लिखा कैसे जाता है? सारी की सारी राइट रिक्वेस्ट हमेशा सिर्फ लीडर के पास जाती हैं। लीडर क्या करता है? पहले वो चेंज को अपने लोकल लॉग में लिखता है, फिर वो उस लॉग एंट्री को बाकी सभी फॉलोअर्स को भेज देता है। लेकिन, और अब ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो चेंज तब तक फाइनल या कमिटेड नहीं माना जाता जब तक मेजॉरिटी फॉलोअर्स से कंफर्मेशन नहीं आ जाता। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये 2 स्टेप प्रोसेस क्यों है? सिर्फ एक रीजन है, डेटा सेफ्टी, ताकि डेटा कभी करप्ट ना हो। चलो, थियरी तो बहुत हो गई, आसान भी लगती है ना? पर रियल वर्ल्ड में क्या होता है जब ये ब्रेन फेल हो जाता है? अब हम बात करने वाले हैं उन साइलेंट किलर्स की, उन छुपे हुए खतरों की, जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते जब तक कि बहुत देर ना हो जाए और पूरा क्लस्टर क्रैश न कर जाए। तो अब स्क्रीन पे पूरा ध्यान देना, स्किप मत करना। ये कोट देखो, You might think you're just doing normal operations, but without proper compaction and defragmentation, you're heading straight for that wall. बिल्कुल सही बात है। आपको लगेगा कि अरे सब आराम से चल रहा है, पर अगर बैकग्राउंड में प्रॉपर स्टोरेज मैनेजमेंट नहीं हो रहा ना, जैसे कंपैक्शन और डिफ्रैगमेंटेशन, तो आप सीधे एक दीवार से टकराने जा रहे हो, और वो दीवार है क्लस्टर फेलियर। तो इस दीवार से टकराने से बचें कैसे? यहाँ कुछ क्रिटिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हर प्रोडक्शन क्लस्टर में होनी ही चाहिए। नंबर 1, ऑटो कॉम्पैक्शन इनेबल करो। नंबर 2, स्टोरेज मॉनिटरिंग अलर्ट्स को 95% पर नहीं 70% पर सेट करो, ताकि आग लगने से पहले उसे बुझाने का टाइम मिले। और नंबर 3, रेगुलर डीफ्रैगमेंटेशन शेड्यूल करो। इनको नोट किया? ये पॉइंट्स नॉन नेगोशिएबल हैं अगर आपको एक हेल्दी क्लस्टर चाहिए। वैसे डीफ्रैगमेंटेशन से मतलब क्या है? याद है, पुराने दिनों में हम अपने विंडोज़ पीसी को डीफ्रैग करते थे ताकि वो फास्ट चले। ये बिल्कुल वही चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि ये आपके पर्सनल पीसी के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे क्लस्टर के दिमाग के लिए है। सिंपल सी एनालॉजी है, पर काम की है। और ये लाइन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ़, इट्स व्हेन, ये सब कुछ क्लियर कर देती है। अगर आपने एचसीडी मेंटेनेंस को इग्नोर किया, तो सवाल ये नहीं है कि आपका क्लस्टर फेल होगा या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि कब होगा। इसीलिए इस मामले में रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना पड़ता है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? ओके, अब आते हैं बैकअप प्लान पे। एक ऐसी बैकअप स्ट्रैटेजी जो डिजास्टर के टाइम पे सच में काम आए। सुनो ध्यान से। पहला, फ्रीक्वेंट और ऑटोमेटेड स्नैपशॉट्स लो हर 6-12 घंटे में। दूसरा, बैकअप्स को कभी भी क्लस्टर के अंदर मत रखो, उन्हें एक्सटर्नली किसी अलग सेफ लोकेशन पर स्टोर करो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे 90% लोग भूल जाते हैं, अपने रिस्टोरेशन प्रोसेस को रेगुलरली टेस्ट करो। हमेशा याद रखो, एक ऐसा बैकअप जिसे आपने कभी रिस्टोर करके टेस्ट नहीं किया, वो बैकअप है ही नहीं, वो सिर्फ डिस्क स्पेस वेस्ट कर रहा है। और आखिरी चीज जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, सिक्योरिटी। समझो कि ETCD आपके पूरे क्लस्टर का कंट्रोल रूम है, उसकी चाबियों का गुच्छा है। इसके अंदर सारे सीक्रेट्स, सारी कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ है। अगर इस पर किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया ना, तो बस गेम ओवर, पूरा क्लस्टर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसलिए TLS एन्क्रिप्शन फॉर ऑल कम्युनिकेशन, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और एंड पॉइंट्स को सिक्योर करना, ये सब गुड टू हैव नहीं है, ये मस्ट हैं। तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया। इस पूरी डिस्कशन का आखिरी टेकअवे क्या है? अगर मैं कहूं कि बस एक चीज़ याद रखनी है, तो वो क्या होगी? सिंपल सी बात है, ETCD को मैनेज करना कोई ऑप्शनल टास्क नहीं है। ये आपकी क्लस्टर की रिलायबिलिटी की नींव है, उसकी फाउंडेशन है। और अगर नींव ही कमज़ोर होगी, तो उस पर खड़ी एप्लीकेशन की बिल्डिंग कभी न कभी तो गिरेगी ही। इसलिए प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो मैं आज का ये सेशन इस एक सवाल के साथ खत्म कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। क्या आपके क्लस्टर का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट, उसका दिमाग, कहीं निग्लेक्ट तो नहीं हो रहा है? अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बारे में सोचिए और इस सवाल का जवाब खुद को दीजिए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ETCD क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।